हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा और आज हम गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से है वह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ है वह प्राप्त हो सकें। गोंड जनजाति जो सेकंड लेसन है और उसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में गोंड जनजाति का क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में अपन पढ़ते हैं। गोंड जनजाति, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। ये खोंडा शब्द है वह द्रविड़ भाषा का शब्द है। द्रविड़ भाषा का शब्द है, द्रविड़ भाषा है वह, यह प्रजाति है वह द्रविड़ प्रजाति के समकक्ष होने के कारण ये लोग द्रविड़ भाषाओं का है वह प्रयोग करते हैं। द्रविड़ भाषाओं में जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, इन भाषाओं का है वह सम्मिश्रण पाया जाता है। और इसी में एक शब्द है खोंडा शब्द। खोंडा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। इस शब्द का अर्थ पहाड़ी होता है, अर्थात ये लोग पहाड़ी भागों में रहते हैं। इस कारण से इनको है वह खोंडा कहा जाता था, जिसका अपभ्रंश होकर के और लंबे समय बाद में यह गोंड जन शब्द है वह बन गया। इससे इसका नाम है वह गोंड जनजाति है वह पड़ा। गोंड जनजाति मुख्यतः भारत के अंदर जो मध्यवर्ती भारत है वहाँ पर पठारी भाग, मानसूनी जलवायु दशाओं वाले भाग में रहती है और यहाँ पर ये लोग है वह पहाड़ी भागों में निवास करते हुए वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करके और समायोजन करके है वह निवास करते हैं। पुराना इतिहास अगर आप देखें तो गोंड लोगों का है वह कई जगह शासन था। जैसे पुराने रूप में एक गढ़मांडला था, गढ़मांडला, और उसके बाद में एक देवगढ़ रहा हुआ है, देवगढ़, एक चांदा जिला रहा हुआ है, चांदा, और गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, और एक आता है खेड़ला, खेड़ला। ये पुरानी रियासतें रही हुई हैं। भारत में काफ़ी रियासतें अंग्रेज़ों के शासन से पहले रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, उन्हीं के अंदर से ये रियासतें रही हुई हैं और इनके अंदर इनका शासन रहा हुआ है। यहाँ के लोग है वह गोंड लोगों का है वह शासन रहा हुआ है। लेकिन बाद में जब मराठों का है वह यहाँ पर आधिपत्य हो गया और अंग्रेज लोग आए, तब ये लोग है वह इन राज्यों को छोड़ करके और पहाड़ी भागों में चले गए। वहाँ पर है वह निवास करते हुए गरीबी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए और उसके बाद में यह जनजाति का रूप है वह ले लिया। यह जनजाति है वह मुख्यतः अपन बात करेंगे इनके निवास क्षेत्रों में। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र में मानसूनी भारत है। मानसून भारत में यहाँ पर है वह दक्षिण का पठार पड़ता है। दक्षिण के पठार पर यह जनजाति है वह इन भागों में मध्यवर्ती पूर्वी भागों में है वह निवास करती है। मुख्यतः यह मालवा का पठार भी कह सकते हैं आप इसको, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये मुख्यतः क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है गोंड लोगों का। और इसके अलावा है वह क्षेत्रों में राज्यों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर है वह पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का भाग है, और ये है वह ऊपरी भाग झारखंड का है, ये भाग है वह मध्य प्रदेश का भाग है, और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ का भाग है, और ये भाग है वह उड़ीसा का भाग है, उड़ीसा का भाग। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, यहाँ पर थोड़ा भाग है वह महाराष्ट्र का भाग भी शामिल है। ऐसे इन राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। कुछ लोग हैं वह थोड़े बहुत है वह यहाँ पर असम के भागों में भी रहते हैं। असम के भागों में भी यही गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। राज्यों के रूप में जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र और उड़ीसा के भागों में, पठारी भागों में है यह निवास करने वाले लोग होते हैं। धरातल की बात करें तो यह
आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पर है वह कई नदियाँ बहती हैं। इन नदियों ने है वह इन भागों को काट काट करके बीहड़ प्रदेशों में बदल दिया है। जैसे कोई नदी है, वह मुख्य नदी बहती है, उसकी सहायक नदी प्रवाहित होती है, इनकी भी उप सहायक नदियाँ होती हैं और इनके भी छोटे छोटे नाले होते हैं। मेरा कहना ये है क्षेत्र को असमतल धरातल में बदल देती हैं। असमतल धरातल, इसको असमतल धरातल को बीहड़ प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। ज्योग्राफी में बीहड़ प्रदेश उत्तखात भूमि क्षेत्र, उत्तखात भूमि क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ प्रदेश, उत्तखात भूमि क्षेत्र, बेडलैंड एरियाज, इन नामों से है वह जाना जाता है। तो ऐसे है वह इस भागों के अंदर नदियों ने काट काट करके और पठारी भाग को उबड़ खाबड़ भागों में परिवर्तित कर दिया है। मुख्य रूप से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे मान लो गंगा नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, इसके बाद में हुगली नदी है वह कोलकाता में प्रवाहित हो जाती है। इस हुगली नदी की मुख्य नदी है वह सहायक नदी निकलती है, जिसको कहते हैं दामोदर नदी। इस दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियां 8 सहायक नदियां हैं, जिन्होंने इस भाग को काट काट करके उबड़ खाबड़ भागों में परिवर्तित कर दिया है। मध्य प्रदेश के इस भाग में नर्मदा नदी आती है, इसके बराबर में ही है वह ताप्ती नदी आती है। नर्मदा और ताप्ती, इनकी सहायक नदियों ने काट काट करके इस क्षेत्र को उबड़ खाबड़ बना दिया है। दक्षिण भाग में गोदावरी नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के अंदर प्रवाहित होते हुए दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसकी सहायक नदियों ने भी काट काट करके इस भाग को उबड़ खाबड़ भागों में परिवर्तित कर दिया है। छत्तीसगढ़ से ही एक नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाकर के सोन नदी के नाम से गिरती है। इसको बोलते हैं सोन नदी। तो इस नदी के ने भी इन भागों को उबड़ खाबड़ भागों में परिवर्तित कर दिया है। मेरा ये कहना है इस पठारी भाग से दामोदर नदी, यहाँ पर सोन नदी, यहाँ नर्मदा नदी, यहाँ ताप्ती नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी और इस भाग में महानदी, ये नदियाँ हैं वह निकल करके और यहाँ से निकलती हैं। इस कारण से इन नदियों ने काट काट करके अपरदित करके और उबड़ खाबड़ भागों में असमतल भागों में परिवर्तित कर दिया है। इन भागों में यह गोंड जनजाति, असमतल भागों में गोंड जनजाति है वह निवास करती है। गोंड जनजाति के लोग हैं वह इन भागों में निवास करते हैं। यदि यहाँ का भौगोलिक वातावरण देखें, भौगोलिक वातावरण, और भौगोलिक वातावरण में भौगोलिक जो वातावरण है, वातावरण यह मानसूनी प्रदेश है। मानसूनी प्रदेश का मतलब है कि 6 महीने समुद्र से, हिंद महासागर से इस पठार की ओर हवाएं चलती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये गर्मियों के दिनों में चलती हैं और इनसे है वह यहाँ पर बारिश होती है। और 6 माह यहाँ पर हिमालय के भागों से हिंद महासागर की ओर हवाएं चलती हैं। इनसे है वह यहाँ पर है वह सर्दी पड़ती है, शीतलहर के रूप में चलती है। यानी कि 6 महीने बारिश होती है और 6 महीने है वह सूखा रहता है। ऐसी मानसूनी दशाओं वाला प्रदेश है। यह है मानसूनी दशाओं वाला प्रदेश है। मानसूनी दशाओं वाले इस प्रदेश के अंदर जो जलवायु है वह मानसूनी पाई जाती है और यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड मई और जून महीने के अंदर रहता है। वर्षा है वह वर्षा लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर के और 120 सेंटीमीटर तक है वह होती है। कभी कभी है यह वर्षा 80 से लेकर के और 160 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। तो ऐसे है वह वर्षा का औसत है वह पाया जाता है। कहने का मतलब उच्च तापमान और अधिक वर्षा, और इसी कारण से यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, सघन वनों का क्षेत्र पाया जाता है। पठारी भाग, असमतल भाग और सघन वनों वाले इस प्रदेश के अंदर सघन वनों का क्षेत्र है। सघन वनों का क्षेत्र है। ऐसे भाग में यह जनजाति वातावरण के साथ
बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए उसके साथ एडजस्टमेंट करके और बाद में है वह निवास करती है। इनके जो मुख्य कार्य हैं, द्रविड़ प्रजाति के शारीरिक लक्षण वही भील जनजाति के समान होते हैं। आदिम जनजाति गहरा काला रंग होता है, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, होंठ मोटे होते हैं, आँखें है वह लाल होती हैं, धसी हुई आँखें होती हैं, रूखे हुए बाल, घुंघराले बाल इनके पाए जाते हैं, मध्यम कद पाया जाता है। ऐसे है वह सिंपल लक्षण है वह देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ये लोग है वह क्या कार्य करते हैं। इनके अंदर मुख्य कार्य किया जाता है कृषि। हालांकि पहले है ये लोग आखेट का कार्य करते थे, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में भारत ने वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया और वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण ये लोग आखेट को छोड़कर है वह कृषि कार्यों में शामिल हो गए। मुख्य कार्य है वह कृषि रूप में किया जाता है। कृषि में भी एक दिप्पा कृषि होती है, दिप्पा कृषि। और दिप्पा कृषि है यह मैदानी पार्ट में की जाती है, मैदानी भाग में की जाती है। मैदानी भाग में पहले भी हम वर्णन कर चुके, जंगल है वह जंगल को काट देते हैं, उसके बाद में है वह उसके अंदर आग लगा देते हैं। जब वो बिल्कुल राख हो जाती है, राख होने के बाद में वे लोग है वह उसको ज़मीन को खुरच करके, फावड़ा है, कुदाल है, खुरपी है, इनसे ज़मीन को खुरच करके और ज़मीन और भूमि, मिट्टी और राख दोनों को मिक्स करते हैं और बाद में है वह बीज बिखेर देते हैं। ये 1-2 बार है वह उसके ऊपर खेत पर कृषि करते हैं और उसके बाद में खेत को छोड़ करके दूसरे भागों के अंदर वैसे ही कृषि करते हैं, जंगल जला करके राख करके कृषि करते हैं। तो ऐसी ये कृषि स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है और ये स्थानांतरणशील कृषि को ये लोग दिप्पा नाम से पुकारते हैं। ये मैदानी भाग में है वह की जाती है, दिप्पा कृषि की जाती है। उत्पादन इसमें कम होता है। मुख्य हानि तो ये है कि जब रोज ही है वह पेड़ जलाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर जंगल खत्म हो रहे हैं और उसके कारण है वह बाढ़ आ जाती है, मृदा का अपरदन अधिक होता है, वनों का भारी विनाश हुआ है, पोल्यूशन में वृद्धि हुई है, ऐसे है वह घटनाएं डेवलपमेंट होती हैं। तो ये लोग दिप्पा कृषि करते हैं। दूसरी कृषि ये लोग करते हैं, एक दिप्पा कृषि करते हैं और दूसरी होती है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि का मतलब होता है ये पहाड़ी भागों के अंदर की जाती है। पहाड़ियों के अंदर जैसे पहाड़ी का जो ढाल होता है, उस ढाल के ऊपर ये लोग ऐसे दीवार खींच देते हैं, यूं दीवार खींच देते हैं और इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि, ये सीढ़ी नुमा कृषि है वह करते हैं। ये क्या करते हैं, जंगल ज़्यादा होता है तो पेड़ को काट करके, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, पेड़ काट करके ढाल के ऊपर जो नाले का स्थान होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, तो छोटा सा एनीकट बन जाता है। वहाँ पर पानी ढाल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से ये लोग है वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि कर लेते हैं। तो ऐसी कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। ये लोग अपनी जो लैंग्वेज है, गोंडी भाषा है, उसमें इसको पेंडा कृषि के नाम से पुकारते हैं। तो ये दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि, ये आप ध्यान रखना। पे का मतलब पहाड़ और पे का मतलब पर्वतीय क्षेत्र और पे का मतलब पेंडा कृषि, यानी कि पर्वतीय भागों में की जाने वाली पेंडा कृषि होता है। तो पर्वतीय भागों में पेंडा कृषि, मैदानी भागों में दिप्पा कृषि की जाती है। दूसरे मुख्य रूप के जो कार्य होते हैं उसमें आखेट, हालांकि वर्तमान में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी जंगली क्षेत्र होने के कारण ये लोग जनजातीय क्षेत्र हैं, अभी भी इनमें इतनी जागरूकता और साक्षरता है वह नहीं पाई जाती। महिलाओं की साक्षरता तो बिल्कुल नगण्य होती है, न गिनने योग्य। छत्तीसगढ़ में एक दंतेवाड़ा स्थान है, दंतेवाड़ा गांव के अंदर केवल मात्र 30% साक्षरता है।
जहाँ आज भारत के अंदर पूरे भारत में 74.04% साक्षरता का रूप है, वहाँ पर दंतेवाड़ा में केवल मात्र 30.1% भाग ही साक्षरता का देखने को मिलता है। इतने ज़्यादा निरक्षर लोग हैं। निरक्षर होने के कारण आज भी ये लोग आखेट करते हैं, वनों के कारण चोरी छिपे है वह आखेट करके है वह लाते हैं, और इस कारण से ये लोग मांसाहारी भी होते हैं। दूसरे रूप में है वे ये लोग छोटे कार्य करते हैं। छोटे कार्य का मतलब है कि जंगलों से संग्रह का रूप लेते हैं, जैसे कंद मूल फल शहद ये इकट्ठे करके लाते हैं और फिर है वह पास के शहरी भागों को है वह बेच देते हैं। कुछ लोग हस्तकला के क्षेत्रों में भी पारंगत हैं। हस्तकला के क्षेत्र में जैसे कुछ है वह झाड़ू है, रस्सियाँ बनाना है, खिलौने बनाना है, बैट वगैरह बनाना है, इस तरह के कामों में भी है ये लोग प्रचलित रूप में हैं। इनके अंदर एक रावत लोग होते हैं, ये लोग पशु चराते हैं। रावत लोग हैं वह पशु चारण का काम करते हैं। रावत लोग पशु चराते हैं और साथ साथ में दूध बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे ये लोग हैं वह पाए जाते हैं, जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यों के अंदर शामिल हैं। इनकी बात करते हैं। इनका आवास ये अपना घर बनाते हैं। वैसे जंगली क्षेत्र है, इस कारण से लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं और उन लकड़ियों से को जोड़ करके घास फूस की है वह झोंपड़ी तैयार की जाती है। झोंपड़ी रूम में चारों तरफ से है वह लट्ठे गाड़ करके और बांस से है वह जोड़ देते हैं, इनको घास से ढक देते हैं। तो इस तरह की है वह झोंपड़ी बनाई जाती है। बहुत सारे लोग खपरेल के घर भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो ये चीज़ें अलग अलग रूप में होती हैं। जैसे पहाड़ी भागों में है तो वो पत्थर को सेट करके और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं, तो इस कारण से हो जाती है। और पहाड़ी भागों के अंदर घास फूस डाल दी जाती है, उसके कारण है वह रूप होता है। और एक है वह मैदानी पार्ट आता है जहाँ पर बाढ़ का पानी, ये घास फूस की झोंपड़ी बनाते हैं। तो बांस और लट्ठों को जोड़ करके और ऊपर घास से है वह ढक देते हैं। पहाड़ी बागों के अंदर कोई पत्थर वगैरह का यूज कर लेते हैं, और मैदानी पार्ट आता है तो वहाँ पर है वह जो पेड़ के तने और शाखाओं को जोड़ करके है वह घास फूस की झोंपड़ी बनाते हैं। तो ऐसे है ये लोग अपने आवास बनाते हैं। इनका भोजन के रूप में, भोजन ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। शाकाहारी रूप में जो कृषि में उत्पादन किए गए चीज़ों को, अनाजों को है वह उपभोग करते हैं। इनके अंदर मुख्य जो फसल होती है वह बाजरा होती है। उसके बाद में चावल भी इन भागों में है वह बहुत ज़्यादा होता है, और बाजरा, चावल और दूसरे अनाज जिस तरह से आलू, टमाटर, इस तरह की सब्जियां वगैरह है वह उगाते हैं। तो इनका जो उपयोग करते हैं, उपयोग के इनके है वह दो प्रकार के अनाज कहते हैं इनको ये लोग कोदू और कुटकी के नाम से जानते हैं। अपनी जो लैंग्वेज में कोदू और कुटकी कहते हैं। इन अनाजों का है वह उपयोग करते हैं। ये अनाज नहीं, अनाज के उपयोग का तरीका है। जिस तरह से दलिया बना करके या चपाती बना करके इनका जो उपयोग करते हैं वह कोदू कुटकी अनाजों का है वह उपयोग करते हैं। ये गोंड लोगों के मुख्य भोजन के रूप में माने जाते हैं। मांसाहारी में शिकार किए गए जानवर, चोरी छिपे जो शिकार करते हैं उनके जानवरों को है वह उपभोग है ये खा करके, और मांसाहार का भी है वह ही यूज में लेते हैं। ये लोग है वह मदिरा पान करते हैं, सोमरस पीते हैं। सोमरस है वह महुआ होता है, महुआ के बीजों को इकट्ठा करते हैं और उससे है वह शराब निकालते हैं घर में ही, और उसी शराब का है वह ये लोग सेवन करते हैं। तो ऐसे ये लोग है वह इनका भोजन का स्वरूप है। इनके अंदर वस्त्रों के अंदर पुरुष लोग है वह धोती कुर्ता साफा पहनते हैं, कानों में बुर्कियाँ पहनती हैं।
लेकिन महिलाएं होती हैं वह घाघरा है, कांचली है, ओढ़नी है, साड़ियाँ हैं, ऐसी चीज़ें पहनी जाती हैं। इनके अंदर एक मुख्य स्वरूप ये पाया जाता है, गोदना प्रथा है वह पाई जाती है। गोदना प्रथा ये लोग हैं वह तीखे कांटे चुबो करके और फिर है वह उसके ऊपर कोयले का चूरा है वह भर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद में है वह स्थायी चिन्ह बन जाता है, चमड़ी पर स्थायी चिन्ह बन जाता है, जिसको गोदना कहते हैं। ये लोग है वह अपने शरीर पर फल है, फूल है, पत्तियां हैं, इन चीज़ों के है वह चित्र गुदवाते हैं। महिलाएं हैं वह इन गोदना प्रथा में है वह कई बार शरीर के बड़े भागों के अंदर है वह चित्र गुदवाए जाते हैं। तो ऐसे है वह रूप इनके अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये लोग एल्यूमिनियम है, चांदी है या फिर तांबा और पीतल है, इनके गहने हैं वह पहने जाते हैं। तो इनके गहने भी है वह पहनते हैं, हाथी दांत की चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं। इनके अंदर जो महिलाएं हैं वह बांस के सफ़ेद बांस के कंगे होते हैं, जो अपने जूड़े के अंदर दर्जन भर कंगे लगा करके है वह रखते हैं। तो ऐसे इनके वस्त्र है वह पाए जाते हैं। इनका समाज में पितृसत्तात्मक समाज होता है, जिसमें पिता प्रधान होता है, वही परिवार के है वह मुख्य निर्णय है वह लेता है। शादी विवाह या फिर ज़मीन का बंटवारा वगैरह है वह उसका निर्णय लेता है। पिता की भूमि पुत्रों के अंदर है वह बांट दी जाती है। विवाह विपरीत गोत्र में इनके विवाह संपन्न होते हैं। विवाह के अंदर विवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक हरण विवाह होता है, जो अपहरण करके किसी लड़की को भगा करके है वह विवाह किया जाता है, उसको हरण विवाह के नाम से है वह जाना जाता है। एक विवाह होता है गंधर्व विवाह होता है, जिसको प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। युवक और युवती दोनों आपस में प्रेम के आधार पर है वह घर से भाग करके चले जाते हैं, इसका तरह से बाद में उसको शादी का विवाह का रूप है वह मान लिया जाता है। तो ये गंधर्व विवाह भी इनमें प्रचलन के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही एक पाया जाता है विधवा विवाह। बड़े भाई की पत्नी बड़े भाई के पति के ख़त्म होने के बाद में, बड़े भाई के ख़त्म होने के बाद में उसकी पत्नी होती है वह छोटे भाई के साथ में शादी कर दी जाती है। ये विधवा विवाह के रूप में है वह प्रचलन इनके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही होता है एक सेवा विवाह में युवक को है वह लगभग साल भर तक है वह लड़की के घर काम करना पड़ता है, और वर्ष भर लड़की के घर काम करने के बाद में लड़की और लड़की का पिता ये देखते हैं कि यह भविष्य में काम करने लायक है, तो इसके बाद में उसको विवाह का रूप दे देते हैं। इसको सेवा विवाह के नाम से है वह जाना जाता है। ऐसे कई प्रकार के सेवा विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है, ऐसे रूप इनके अंदर देखने को पाए जाते हैं। विवाह हमेशा किसी जल के स्रोत के पास में, जैसे कोई झरना है, नदी है, तालाब है, उसके किनारे पर होते हैं, या फिर एक आम के पेड़ के नीचे विवाह संपन्न करवाया जाता है। आम के पेड़ के नीचे इनके विवाह रूप होते हैं। तो ऐसे है वह इनका समाज रूप है वह पाया जाता है। इनका जो गांव होता है, गांव को नंगला कहते हैं, पल्ली कहते हैं, ऐसे कई रूपों में है वह पाए जाते हैं। बड़ा गांव होता है उसको फालिया भी कहते हैं। फालिया का जो मुखिया होता है वह पटेल कहलाता है। पटेल इनका जो मुखिया होता है, फालिया का मुखिया होता है, उसको पटेल कहते हैं। उसका दूसरा नाम मुखादम भी कहते हैं। तो ऐसे है वह गांव के निर्णय लेता है। गांव के अंदर पंच पटेल होते हैं, वो बैठते हैं और वो सबके है वह कोई विवादों का निपटारा, झगड़ों का निपटारा वगैरह है वह करते हैं। तो ऐसे है ये रूप है वह कि देखने को मिलता है, जिसमें गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, उसको मुखादम के नाम से जाना जाता है। एक इनके अंदर जो गांव का पुरोहित होता है, उसको है पुजारी, जिसको कहते हैं मंदिर में पूजा वगैरह करता है, उसको है ये लोग देबारी कहते हैं।
ऐसे ही एक गायक जाति के लोग हो रहते हैं, गायक लोग होते हैं जो गांव-गांव के अंदर गीत गा करके है वह सुनाते हैं, उनको ये लोग है वह धोलिया कहते हैं, धोलिया कहते हैं, धोलिया कहा जाता है। तो ऐसे ही है, बहुत सारे लोग इनके अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे स्वरूप इनके अंदर देखने को मिलते हैं। गोंड लोगों के अंदर जो इतिहास का स्वरूप अगर देखें तो गोंड लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूर्व के भगवान जन्म हुए थे, गोंडों के जो भगवान जन्म हुए थे, उनको उनकी माता ने जन्म देने के बाद में है वह बेसहारा छोड़ दिया था, तो वैसे जंगलों के अंदर घूम फिर करके वो रहते थे। बाद में भगवान महादेव की देवी है वह पार्वती है, उसने उनको सहारा दिया, उनको एकत्रित किया और उनको भोजन दिया। उसके बाद में है वह किसी कारण है वह महादेव से नाराज होने के कारण महादेव ने है वह इनको पहाड़ी भागों के अंदर किसी गुफा के अंदर है वह बंद कर दिया। गुफा में बंद करने के बाद में इनके अंदर एक जो इनका जो सरदार था, गोंड लोगों का सरदार था, जिसका नाम था पाहिंडी कपाललिंगम, और उनके है वह इन्होंने है वह जंगूबाई की मदद से, जंगूबाई ये इनके अंदर ही जो समाज के अंदर है वह कोई महिला थी, और उस महिला की सहायता से पाहिंडी कपाललिंगम और जंगूबाई की सहायता से इनको है वह आज़ाद करवाया। गुफा से ये 4 दिशाओं में निकले और इनके 4 वर्ग बन गए, जैसे राज गोंड है, मांडिया गोंड है, खतुलवार गोंड है, ध्रुव गोंड है, ऐसे है वह 4 इनके अलग अलग वर्ग बन गए, और इन वर्गों के अनुसार ये वर्तमान में अलग अलग पाए जाते हैं। इन वर्गों के अंदर आपस में शादी विवाह होते हैं, इनके अलग है वह निशान है वह पाए जाते हैं। गोंड लोग अंधविश्वासी होते हैं, देवी देवताओं की है वह पूजा करते हैं। ज़्यादातर हिंदू धर्म के अनुसार शवों को जलाना या फिर देवताओं की पूजा करना, रक्षाबंधन, होली, दीपावली बनाना, ये चीज़ें है वह चलती हैं। लेकिन इनके मुख्य जो देवता होते हैं, इनके अंदर मुख्य देवताओं में एक तो बड़ा देव होता है, बड़ा देव, और एक भगवान महादेव की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, एक परसापेन की पूजा करते हैं, परसापेन, इन देवताओं को सबसे ज़्यादा मानते हैं। बड़ा देव और काली माता इन दोनों के है वह जब पूजा ये लोग करते थे तो पुराने ज़माने में नर बलि चढ़ाया करते थे, जंगल से किसी आदमी को पकड़ करके और उसको काट करके इनके है वह चढ़ाते थे, इन देवताओं के चढ़ाते थे। लेकिन बाद में है वह अंग्रेज़ों के समय से ही इस प्रथा के ऊपर है वह रोक लगा दी गई, और वर्तमान भारत में भी इसके ऊपर है वह रोक लगाई गई है। इस कारण से ये लोग है वह वर्तमान में पशु बलि है वह इनके अंदर देते हैं, तो बलि प्रथा भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में एक तो भारत सरकार के है वह सर्व साक्षरता अभियान भारत सरकार ने चलाया 1995 के बाद में। इन भागों में लगातार है वह सर्व साक्षरता अभियान के तहत शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इस कारण से जगह जगह पर है वह कई स्कूलें, कॉलेज वगैरह है वह खोली गई, जिसके कारण एक तो इनकी साक्षरता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। दूसरा, संविधान के अंदर है वह आरक्षण, टाडा माडा एरिया घोषित करके, इन पहाड़ी भागों में जनजातीय क्षेत्र घोषित करके और इनको है वह सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग है वह शहरों में मजदूरी करने के लिए भी आ गए हैं। तीसरी बात यह है कि यह जो एरिया है वह छोटा नागपुर का पठारी भाग है, और छोटा नागपुर के पठारी भागों में, इन भागों में भारत की सबसे ज़्यादा खानें पाई जाती हैं। लोहा है, तांबा है, सीसा जस्ता है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी खानें देखने को मिलते हैं। इस कारण से इनको आसानी से लोगों को रोज़गार मिल जाता है, और रोज़गार मिलने के कारण इनके जीवन स्तर में थोड़ा बहुत सुधार आया है, जिसके कारण इनका जो रहन सहन है, खान पान है, इनका पहनावा है,
जीवन स्तर है इसमें भारी बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जनजाति धीरे धीरे है वह सुधार की ओर अग्रसर है। मैं एक बार फिर रिव्यू करता हूँ इसका। गोंड जनजाति, गोंड शब्द खोंडा शब्द से बना, ये द्रविड़ भाषा का शब्द है, अर्थ इसका पहाड़ी होता है, ये पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं। मुख्य पुराने ज़माने में गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला में ये लोग शासक थे, लेकिन बाद में मराठों और अंग्रेज़ों के कारण इन भागों को छोड़कर ये जंगलों में जाकर के बस गए और जनजाति के रूप में बन गए। निवास क्षेत्र, इसमें निवास क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भागों में रहते हैं। कुछ लोग असम के भागों में भी रहते हैं। मुख्यतः ये पठारी एरिया है, ऊबड़ खाबड़ असमतल नदियों का क्षेत्र है, जहाँ पर सोन है, नर्मदा है, दामोदर नदी है या फिर गोदावरी है, महानदी है, इनके कारण है यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ असमतल भागों में बदल गया है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि करते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दिप्पा कृषि और पैंडा कृषि। पहाड़ी भागों में पैंडा कृषि की जाती है, मैदानी भागों में दिप्पा कृषि की जाती है। दिप्पा कृषि है वह स्थानांतरणशील कृषि है और पहाड़ी पैंडा कृषि है वह सीढ़ीनुमा कृषि के रूप में की जाती है। आवास, घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। कोदू कुटकी जैसे अनाज है वह इनका उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से ये सोमरस भी पीते हैं, महुआ के बीजों के शराब निकाल करके, और उसका उपभोग करते हैं। वस्त्रों के अंदर धोती कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं ओढ़नी, घाघरा, साड़ियाँ, कांचले ये चीज़ें हैं वह पहनती हैं। गहने पहने जाते हैं, एल्यूमिनियम चांदी के गहने हैं वह उनका उपभोग करते हैं। समाज पितृसत्तात्मक समाज है और इसमें है वह कई प्रकार के विवाह होते हैं। हरण विवाह है, गंधर्व विवाह है, विधवा विवाह है, सेवा विवाह है, इस तरह के है वह विवाह इनमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा है वह इनके अंदर जो फालिया, फालिया गांव को कहते हैं, और उसका जो पटेल होता है, मुखिया होता है, पटेल कहलाता है, उसे मुखादम भी कहते हैं। गांव का पुजारी होता है उसको देवारी कहते हैं। गायक होता है वह ढोलिया होता है। और इसके अलावा है वह भगवान महादेव और पार्वती के संयोग से यह जनजाति है वह बनी। और पहाड़ी भागों में जब गुफा के अंदर है वह महादेव ने इनको बंद कर दिया, तो पाहिणी कपाललिंगम और जंगूबाई इन दोनों ने उनको आज़ाद करवाया और इसके बाद में 4 दिशाओं से निकले। इस कारण से इनके 4 वर्ग बन गए। बड़ा देव, महादेव और परसा पेन की ये लोग पूजा करते हैं। बड़ा देव काली माता के आगे है वह नर बलि दिया करते थे, आजकल है ये प्रतिबंध है वह लगा दिया गया है। इस प्रकार से ये जनजाति निवास करते हुए वातावरण को बिना कोई नुकसान पहुँचाए उसके साथ समायोजन करके रहती है।